हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी तक क्या था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व कर रहे थे, बट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव any vector A is given like r cap by r square, and now we have to find the divergence of this vector। तो अब ये प्रॉब्लम है हमारे पास में, इसको अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बट अगर इसी को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करें तो प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अगर हम बात करें फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन, तो फिजिक्स में बहुत सारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सपोज वी हैव ए सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R विथ चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट R। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड E inside and outside of the sphere। Likewise, थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E in some spherical region is found to be E is equal to k r cap by r square, and now we have to calculate volume charge density। रो। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, हम छोटा सा आइडिया लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इस सिस्टम में आपको पता है कि तीन एक्सिस हम लेते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस को हम एक प्लेन में चूज करते हैं, और जेड एक्सिस जो है वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, वर्टिकली परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, और इसको हम जेनिथ एक्सिस भी बोलते हैं। जेनिथ एक्सिस का मतलब यही है कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वर्टिकली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हम अर्थ सरफेस पे हैं और अर्थ सरफेस पे अगर हम खड़े हैं तो ग्रेविटी की डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड इसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो जेनिथ डायरेक्शन होगी, और उसी डायरेक्शन में हम जेड एक्सिस चूज करते हैं। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई पार्टिकल डिफाइन करना है, उसकी पोजीशन डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम एक पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। सपोज पार्टिकल यहाँ पर है और इसकी पोजीशन वेक्टर हमें डिफाइन करना है, तो r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
के कैप, ये लिखते हैं। इसका मतलब यही है कि एक्स एक्सिस पे हम चलेंगे एक्स डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस एंड जेड एक्सिस पे जेड डिस्टेंस। और वैसे भी ये ओरिजिन है 0,0,0, सो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी लाइक एक्स वाई एंड जेड। एंड नाउ वी कैन राइट पोजिशन वेक्टर आर x माइनस x1, x2 माइनस x1 होता है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 0 मतलब x आई कैप प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पर आएगा y जे कैप प्लस z2 माइनस z1, तो ये आएगा z के कैप। सो ये इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बात करें अगर हम डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट की, डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो अगर ये x डिस्टेंस है और x एक्सिस पे, अगर x एक्सिस पे थोड़ा सा स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dx अलोंग x एक्सिस, ऐसे ही y एक्सिस पे हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे dy एंड z एक्सिस पे स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dz। तो dl डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट को हम लिख सकते हैं dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। यह है डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट की। डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट बोलो या डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट वेक्टर बोलो। सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज perpendicular to the surface। सो अगर कोई एक सरफेस है दिस वन और इसका हमें सरफेस वेक्टर देखना है तो along परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये है ds। तो इसी तरीके से हमें ds along x एक्सिस, ds along y एक्सिस एंड ds along z एक्सिस लिखना है। सो इस dsx, dsy एंड dsz की वैल्यूज डिफाइन करने के लिए हमें एक छोटा सा क्यूबॉइडल बॉक्स बनाएंगे। सो दिस इज x, y एंड z एंड दिस इज ओरिजिन। तो x एक्सिस पे स्मॉल एलिमेंट लेंगे dx एंड y एक्सिस पे dy एंड z एक्सिस पे स्मॉल एलिमेंट dz। सो इस तरीके से एक स्मॉल बॉक्स बनाएंगे जिसमें x एक्सिस पे ये वैल्यू है dx, ये डिस्टेंस है dy स्मॉल एलिमेंट एंड दिस वन इज dz। अभी हमें बात करना है dsx। सो dsx मीन्स द वेक्टर अलोंग x एक्सिस। सो उसके लिए हमें ये पर्टिकुलर प्लेन चूज करना पड़ेगा, दिस वन। और इस प्लेन के लिए अगर हम इस प्लेन का ds सरफेस एरिया देखें तो ये है dy एंड ये है dz। सो dy एंड dz, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy एंड dz एंड along x axis, so here I cap। now अभी हमें लिखना है dsy means the surface element along y axis, सरफेस एलिमेंट along y axis। सो उसके लिए चूज करना पड़ेगा हमें ये सरफेस और इसमें जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो along y axis। सो इस सरफेस में जो ये साइड है, सो दिस इज dx बिकॉज दिस इज dx, सो दिस इज dx एंड दिस वन इज dz। सो dy
x and d z, and now the direction is along j cap. So dsz we can write easily, and the surface is this one. So its direction along z axis, and इस प्लेन में देखें तो ये है dy and this one is dx. So dy and dx along z axis k cap. So ये डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट हो गया. अभी बात करें हम डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट की, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट. सो dv, अब वैसे भी देख लो कि ये एक dx dy dz से एक हमने क्यूबॉइड बॉक्स बनाया है, और इसमें अगर इसका वॉल्यूम लिखेंगे हम तो dv सिंपली रिटन एज dx dy and dz, and this is scalar quantity, and these are taken as vector. This one is also vector. So ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और इसको बेस बना के हम एंट्री करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो देखते हैं, इसको हटा देते हैं. तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है कि कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे, कौन सी एक्सिस होगी, कौन सा लाइन एलिमेंट होगा, या फिर सरफेस एलिमेंट होगा, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है. बट हमें इतना पता है कि एक 3D स्पेस में एक्स वाई जेड एक्सिस पे एक स्फेरिकल शेप कंस्ट्रक्ट करना है, लाइक दिस, हैविंग रेडियस स्मॉल r. इतना पता है. तो इस स्फेयर को अगर हम 3D स्पेस में कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो कुछ वेरिएबल्स होंगे, उन्हीं वेरिएबल्स को हम बोलेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर सकते हैं द वेरिएबल्स which are required to construct a sphere in 3D space. अब कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं तो देखते हैं. इस स्फेयर को कंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए हमें क्या करना है कि एक रेडियल वेक्टर हम कंसीडर करेंगे r, और इस रेडियल वेक्टर को हम रोटेट करेंगे z एक्सिस के अलोंग, लाइक दिस. सो यहां से स्टार्ट करते हैं. ये है रेडियल वेक्टर r जो कि z एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और इस रेडियल वेक्टर को z एक्सिस के अलोंग इस तरीके से रोटेट करना है हमें. तो देखते हैं क्या आता है. इस तरीके से रोटेट करेंगे, फिर थीटा एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और रेडियल वेक्टर आपका जाएगा यहां पर. एक मिनट. एंड देन थीटा इंक्रीज करते हुए लेके जाएंगे यहां पर, और साथ ही इसको रोटेट करेंगे. तो रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा. यहां पर रोटेट कर देंगे इसको तो इस तरीके से, और वैसे ही अब इस एक्स वाई प्लेन के नीचे जाएंगे रेडियल वेक्टर को लेके, थीटा को इंक्रीज करते हुए, तो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और यहाँ पे भी रोटेट करेंगे हम ऐसे और ऐसे. तो इस तरीके से अगर देखें, इसका एक लोकस लें तो एक स्फेयर एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है. आपको अब दिख रहा होगा ये एक स्फेयर कंस्ट्रक्ट हो रहा है. तो कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो इस स्फेयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं. तो हमें साफ साफ दिख रहा है. एक है रेडियल वेक्टर r,
एंड दूसरा है थीटा, थीटा को वेरी कर रहे हैं आर थीटा, एंड एक तीसरा वेक्टर भी है, तीसरा वेरिएबल भी है, आपको शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तीसरा वेरिएबल है, वो कौन सा है उसको हम देखने के लिए नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई एंड जेड, और एक हम स्फीयर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए यहाँ पर सेमी स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे ये। सो दिस इज सेमी स्फीयर एंड दिस इज सर्किल ऑन द एक्स वाई प्लेन। सो एक सर्किल है जो एक्स वाई प्लेन में है, और हमें पता है कि ये रेडियल वेक्टर हमने चूज किया था आर, ये एंगल थीटा है। अब इस रेडियल वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम इसमें, यहां पर इस प्लेन पे, सर्कुलर प्लेन पे, और इस पॉइंट से यहां तक का एक हम इस ओरिजिन को ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट से इस ओरिजिन को ज्वाइन करते हैं। सो ये जो लाइन हमें मिलेगी ये एंगल बना रहा है फाई, एक्स एक्सिस के साथ एक ऐसा मतलब एक एंगल बना रहा है, उसको हमने नाम दिया फाई। अब आर जैसे जैसे रोटेट होगा जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये जो है लाइन ये इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट होगी इस तरीके से। तो जैसे जैसे आर रोटेट हो रहा है उसी रेशियो में फाई भी रोटेट होगा। तो थर्ड जो वेरिएबल है या थर्ड कोऑर्डिनेट है वह है हमारे पास फाई। तो आर थीटा फाई आर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब बात कर लें इनकी रेंज की कि कहां से कहां तक वेरी हो रहा है। तो आर जो है वेरी हो रहा है, ओरिजिन यहां पर है, तो ओरिजिन से अगर किसी स्पेस में हम पर्टिकुलर एक स्फीयर बनाएंगे तो उसकी कुछ रेडियस होगी, तो इस आर की जो रेंज रहेगी वो 0 टू स्मॉल आर। सो दिस इज द रेंज ऑफ स्मॉल आर। अगर बात करें थीटा की रेंज, तो आप देख सकते हैं कि थीटा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है। एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट होने में थीटा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है। तो यहां से स्टार्ट होता है 0 एंड देन लाइक दिस, साथ में इस तरीके से रोटेट होता हुआ जाएगा, और रोटेट होते हुए यहाँ पर पहुँचता है, और इसके अलोंग रोटेट होता है, तो एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है, एक स्फीयर कंप्लीट हो जाता है। और वैसे भी ये आर यहाँ पर है, तो जब ये रोटेट होगा तो एक कुछ इस तरीके से रोटेशन बनेगा, ये फिर यहाँ पर जाएगा तो ये इस तरीके से रोटेशन बनेगा ऐसे, फिर यहाँ पर तो ये इस तरीके से रोटेशन, फिर यहाँ पर आएगा तो ये रोटेशन, एंड देन दिस एंड देन दिस। सो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। सो थीटा की जो रेंज होगी वो 0 टू पाई लिखेंगे। अब बात करते हैं फाई। तो फाई है एक सर्कुलर प्लेन में, सर्कुलर प्लेन में है, तो आर जैसे रोटेट होगा इस तरीके से, वैसे ही ये फाई भी रोटेट होगा इस तरीके से। तो फाई की जो रेंज रहेगी वो 0 से आप बता सकते हो 2 पाई, ये है। तो आर थीटा फाई की ये रेंज है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से, तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेट करने के लिए जो लिमिट यूज़ करेंगे वो आर के लिए 0 टू आर होनी चाहिए। अगर कैपिटल आर रेडियस का कोई स्फीयर है तो उसमें 0 टू कैपिटल आर कर देंगे। अगर थीटा है तो थीटा की जो लिमिट लगाएंगे वो 0 टू पाई, एंड फाई की लिमिट लगाएंगे हम 0 टू 2 पाई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है सामने। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस में एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई के टर्म में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से लिखते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो दूसरा ये जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना देख लेते हैं।
दिस वन इज एक्स वाई एंड जेड। सो हमें एक्स वाई एंड जेड को जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा फाई, इनके टर्म में लिखना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज। तो देखते हैं क्या निकल के आती है सामने। तो हम बोल रहे हैं कि ये है रेडियल वेक्टर आर और ये रेडियल वेक्टर रोटेट हो रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, और ये जो कि थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इस आर से इसके अलोंग रोटेट हो रहा है ना इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसकी वैल्यू आप बोल सकते हो, ये आर वेक्टर है, ये जेड एक्सिस है, तो ये आएगा आर कॉस थीटा। एंगल से साइड कनेक्ट है तो ये और कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा आर साइन थीटा। अब जो ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और फाई एंगल क्या है? फाई है कि इस पॉइंट से इसको अगर कनेक्ट करें तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये है फाई। और ये फाई जैसे आर इस तरीके से रोटेट हो रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, ऐसे ही ये लाइन रोटेट होगी इस एक्स वाई प्लेन में, लाइक दिस। एक्स वाई प्लेन में ये रोटेट होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस ये है आर साइन थीटा, सेम डिस्टेंस होगी दिस वन। अब आप बोलोगे कैसे सर? तो मैंने बोला ना कि ये है जेड रेडियल वेक्टर आर इस तरीके से, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इससे अगर हम इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो इसके इक्वल ही रहेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि ये एक कॉर्नर ही है, अगर देखें तो एक रूम का कॉर्नर है, और रूम के अपने रूम के कॉर्नर में जाओ और यहाँ पर खड़े हो, तो यहाँ से जब खड़े होंगे हम कुछ इस तरीके से, तो इस पॉइंट से आपका जो हेड है, हेड से ये डिस्टेंस जो है और आपके फुट पॉइंट से जो ये डिस्टेंस रहेगी ये सेम रहेगी। आप देख लो है क्या, बस ये है कि ये 2D फ्रेम है, तो 2D फ्रेम में हमें समझ नहीं आ रहा है, बट ये जो है x और y ये दोनों एक प्लेन में रहेंगे इस तरीके से। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये r साइन थीटा है, तो ये भी r साइन थीटा निकल के आएगा। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये, और z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये। अभी देखो, अभी शायद समझ में आ रहा होगा कि हम ये कह रहे हैं कि ये r जो है, r से r के इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक प्लेन में। सपोज ये प्लेन है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये, तो ये जो डिस्टेंस होगी और वही डिस्टेंस ये होगी। आप देख सकते हो, सपोज ये है और ये एक प्लेन है, इसमें इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये डिस्टेंस और यहाँ पर ये डिस्टेंस सेम आएगी। तो ये हो गई r साइन थीटा। तो अगर ये r साइन थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं r साइन थीटा इंटू कॉस फाई, एंगल से कनेक्टेड साइड है। और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी r साइन थीटा दिस वन एंड साइन फाई। तो अभी आप वैल्यूज आ गई हैं निकल के सामने। तो x की वैल्यू आप देख सकते हो कि r, एक मिनट, x की वैल्यू जो आई है वो r साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू है r साइन थीटा साइन फाई, एंड z की वैल्यू है r ये r कॉस थीटा। तो ये जो रिलेशन है एक्स वाई जेड और r थीटा फाई में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में भी मिलेगा
और यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी इस तरीके से रिलेशन मिलेगा और इसको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड की वैल्यू आर कॉस थीटा, ये कैसे निकल के आई ये मैंने इस फिगर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी अगर कुछ थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको मेंशन करना, मैं इसको फिर से ट्राई करूंगा समझाने की, अगर नहीं समझ में आया तो। वैसे जहाँ तक मेरे को लग रहा है एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, चलते हैं इसके बाद में डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट पे। तो इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट की बात करेंगे हम। डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट, सो डी एल क्या लिखेंगे यहां पर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो डी एल आ रहा था वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप आ रहा था। तो डी एल में इसमें कुछ कंपोनेंट आएगा, फिर यहां पर आर कैप प्लस कुछ कंपोनेंट आएगा थीटा कैप प्लस कुछ कंपोनेंट आएगा एंड देन फाई कैप। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर आर कैप थीटा कैप और फाई कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या निकल के आएगा? क्या यहाँ पर डी आर, क्या यहाँ पे ये डी आर डी थीटा डी फाई रहेगा या कुछ और आएगा? तो वो हम देख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि डी आर डी थीटा डी फाई नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा वो देखते हैं, एक एक चीज समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग आर एक्स, अलोंग आर डायरेक्शन। तो आर डायरेक्शन क्या है? ये रेडियल वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में हमें स्मॉल एलिमेंट लेना है डी आर, क्योंकि डी एल क्या है? स्मॉल एलिमेंट अलोंग आर कैप, स्मॉल एलिमेंट अलोंग थीटा डायरेक्शन, स्मॉल एलिमेंट अलोंग फाई डायरेक्शन। तो स्मॉल एलिमेंट अलोंग आर डायरेक्शन जो है वो डी आर निकल के आ रहा है, डी आर। तो ये तो ठीक है, ये तो सही हो गया डी आर। अभी बात करेंगे हम थीटा कैप की। तो जरा देखो थीटा क्या है? थीटा है दिस वन, दिस एंगल इज थीटा। इसको हटाते हैं। अभी क्या किया कि इस आर को, इस थीटा को थोड़ा सा चेंज किया, मतलब तो दिस वन इज डी थीटा, और इस तरीके से इसको चेंज करते हुए नीचे ले जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो थीटा है वो कैसे वेरी कर रहा है? इस तरीके से वेरी कर रहा है, यहां तक, यहां तक। तो उसमें जो थीटा की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, दिस वन। तो दिस इज स्मॉल एलिमेंट अलोंग थीटा डायरेक्शन। अब इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो ये हम कह रहे हैं कि आर है तो ये भी आर होगा। तो अगर ये आर है, ये डी थीटा है, तो आर्क एंगल में एक रिलेशन होता है रेडियस आर्क एंड एंगल में। तो आपको पता है कि ये आर डी थीटा आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर डी थीटा ना होकर यहाँ पे आ रहा है आर डी थीटा। ओके, नाउ वी हैव टू राइट द कंपोनेंट ऑफ फाई कैप। इसको हटाते हैं। अब फाई क्या है? फाई को डिफाइन करते हैं पहले। हम कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस पे जो फाई है वो क्या रहता है? रेडियल वेक्टर आर, दिस इज थीटा, एंड यहां से हम डालते हैं एक एक्स वाई प्लेन में एक परपेंडिकुलर लाइक दिस, एंड दिस इज, ये एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरीके से है। सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, तो परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज, एक मिनट, हाँ, दिस वन इज फाई। अभी इसको रोटेट किया तो ये आया, यहां पर डी थीटा बनाया था, ये डी थीटा बनाया था। तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वो आएगा यहाँ पर, इसको मिलाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये दिस इज डी फाई। अब फाई आप देख रहे हो फाई किस तरीके से रोटेट हो रहा है, इस सर्कुलर पाथ में।
अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है तो ये आएगा, तो दिस इज दिस वन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज स्मॉल एलिमेंट अलोंग फाई डायरेक्शन, क्योंकि फाई की डायरेक्शन यही है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो डी फाई के करस्पॉन्डिंग जो हमें मिलेगा कंपोनेंट स्मॉल एलिमेंट, वो ये रहेगा। अब इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं कैसे है, तो हम कह रहे हैं कि ये है आर साइन थीटा। इससे पहले वाले फिगर में बता चुके हैं कि दिस इज आर साइन थीटा, बिकॉज ये आर है तो ये आर साइन थीटा होगा, ये आर कॉस फाई होगा और कॉस थीटा होगा। तो ये अगर आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा रहेगा। अब देखो, अगर ये चीज़ अगर आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा होगा, और ये आर्क मिलेगी इस सर्कुलर पाथ में। तो ये अब आर्क जो है वो आएगी आर साइन थीटा डी फाई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कंपोनेंट आ रहा है इसका फाई का, वो है आर साइन थीटा डी फाई। ओके, तो यहाँ पर डी फाई ना आकर आर साइन थीटा डी फाई आया। ये स्मॉल एलिमेंट डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट अगर आपको पता है तो इसके बाद में आप डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो देखते हैं डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो डी एस along r direction, ds along theta direction and ds along phi direction। तो आपको पता है अभी हमने लिखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डी एस एक्स, तो इसकी वैल्यू आई थी डी वाई एंड डी जेड along आई डायरेक्शन। मतलब डी एस एक्स लिखना है तो इसमें डी एक्स टर्म नहीं आ रहा है, तो सेम ऐसे यहां पर करना है। डी एस आर लिखना है तो उसमें आर का टर्म नहीं आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा का कंपोनेंट दिस एंड फाई का कंपोनेंट ये, इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देना है। तो ये आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन आर कैप रहेगी। ये हो गया। ओके, अभी हमें लिखना डी एस थीटा। डी एस थीटा लिखने के लिए इसमें ये टर्म हटा दो, तो डी आर कैप का कंपोनेंट और फाई कैप का कंपोनेंट, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आर साइन थीटा डी आर डी फाई एंड डायरेक्शन अलोंग थीटा। नाउ डी एस फाई, तो डी एस फाई लिखने के लिए इसको हटाएंगे, तो आर कैप का कंपोनेंट डी आर एंड थीटा कैप का कंपोनेंट आर डी थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा आर डी थीटा एंड डायरेक्शन विल बी फाई कैप। सो ये है हमारे पास डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, या इसको बोलेंगे डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर, सरफेस एलिमेंट वेक्टर। ओके, अभी हम बात करेंगे डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो डी वी इज इक्वल टू, डी वी आपको लिखना है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने लिखा था डी एक्स डी वाई डी जेड, तो वैसे ही यहाँ पर डी वी की वैल्यू लिख देना है। आर थीटा फाई कैप को हटा देंगे तो डी आर डी थीटा, और यहाँ पर जो आएगा आर साइन थीटा डी फाई, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा एंड देन डी आर डी थीटा डी फाई। सो दिस इज वॉल्यूम डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रोडायनामिक्स।
इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप जितनी भी चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वहाँ पर dv की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई है, और उसकी लिमिट जो रहेगी r की वैल्यू आपको पता है, r की लिमिट 0 टू स्मॉल r एंड थीटा की वैल्यू 0 से पाई एंड फाई की लिमिट जो रहेगी 0 टू 2 पाई। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। और डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट अगर हमें पता है और इस स्फेयर की रेडियस कैपिटल R है। So suppose we have a sphere having radius capital R, and now we have to find the volume, total volume. Find net volume of the sphere. या ये कहें कि वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये फार्मूला जो है इसको हम कह रहे हैं कि डिराइव करो। तो आप सोचोगे डिराइव करना है, डिराइव कैसे करें, प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करें? तो कुछ नहीं, अगर आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई है। इसका यूज़ करके हम ये प्रूफ करेंगे। इसको हटाते हैं पहले। हाँ, so net volume V can be written as like integration of small element dv। अब dv जो है 3 डायमेंशनल एलिमेंट है, तो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा और dv की वैल्यू पुट कर देंगे हम, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा डी फाई। मैंने बोला लिमिट क्या रहेगी, तो इसकी लिमिट रहेगी 0 टू कैपिटल R के लिए, और थीटा के लिए लिमिट जो रहेगी 0 टू पाई, एंड फाई के लिए जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई। अभी इसको सेपरेट कर लो, तो 0 टू कैपिटल R यहाँ पर आएगा r स्क्वायर, 0 टू पाई यहाँ पर आएगा साइन dr, और यहाँ पर d थीटा, एंड 0 टू 2 पाई ये आएगा d फाई। अब इसको हमें इंटीग्रेट कर लेना है, तो ये आएगा r स्क्वायर है तो ये आएगा r क्यूब बाई 3, और ये r 0, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा, और पाई 0, और यहाँ पर d फाई का इंटीग्रेशन फाई 2 पाई 0। तो v इज इक्वल टू आर क्यूब, वैल्यू पुट करोगे तो r क्यूब बाई 3। नाउ पाई की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ थीटा है तो कॉस पाई माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा। फिर माइनस ऑलरेडी है तो +1, cos 0 की वैल्यू 1, एंड फाई तो ये वैल्यू 2 पाई। अब इसको देख लेते हैं कितना है, तो r क्यूब बाई 3, ये 1 + 1 2, 2 2 जा 4 पाई r क्यूब बाई 3। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हैविंग रेडियस कैपिटल R, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। सो इस तरीके से हम किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, और इस तरीके से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे सपोज रो चार्ज डेंसिटी गिवन है ना, रो इक्वल टू रो नॉट r, एंड यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आपको पता है E डॉट ds, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught. This is Gauss law. So Gauss law is defined as integration of
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू अगर देखें तो ये रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी वी, एंड डी क्यू को लिख सकते हैं रो इंटू डी वी। अब देखो यहाँ से Q की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। अब आप देख सकते हो कि Q की वैल्यू जब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, तो यहाँ पर रो की वैल्यू रो नॉट आर, एंड नाउ डी वी की वैल्यू जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से लेकर 0 टुवर्ड्स इनफाइनाइट। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।